आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी बेसिकली मतलब 125 की सीरीज़, ठीक है, 125 की सीरीज़ रहेगी और क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। और अगर नए आए हो आप चैनल को ज़रूर मित्रों को शेयर करिएगा और आप भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। 125 की सीरीज़ में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज आप समझते हो बहुत लंबी क्लास चली जाती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विश्व के अधिकांश भागों में उगाई जाने वाली कपास क्या कहलाती है? मिश्री कपास, पिमा कपास, अपलैंड कपास या समुद्री द्वीप कपास? या फिर हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो कल हमारा प्रॉमिस रहेगा, जैसे बीच में कोई और क्लास दे देते हैं वो काम नहीं करेंगे, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इस समय इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से। तो क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, मिश्री कपास होगा, पिमा कपास होगा, अपलैंड कपास होगा, यहाँ पर समुद्री द्वीप कपास होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो अपलैंड कपास जो बेसिकली होता है, ये एक ऐसा कपास माना जाता है जो मतलब अधिकांश भागों में ये कपास जो है उगाया जाता है। बकाया कपास जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो कपास की किस्में होती कई तरीके की होती। कोमठा कपास होता है, ध्यान रखिएगा, कोमठा कपास। इनकी चर्चा हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे, ये अभी हमने कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराए थे। ये चीज़ करे हुए टाइम हो गया, तो थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो कोमठा कपास होता है ये भी भारत में आपके उगाई जाने वाली कपासों की किस्में हैं। एक होती है हिंगम घाट कपास, दूसरी होती है अमरावती कपास, ठीक है। तो ये फ्रीनी कपास भी एक होती है, और बंगाली कपास, धौलाराज कपास। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कपास के कि ये भी कपास के प्रकार हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जो कोमठा कपास होता है ये होता कैसा है, तो ये काफ़ी मुलायम, चमकदार एवं कैसा होता है, प्राकृतिक ऐंठन होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो कपास काटा जाता है वो 10 से 20 अंक का कपास काटा जाता है। काफ़ी अच्छा कपास माना जाता है, 10 से 20 अंक तक का कपास जो होता है कोमठा कपास जो माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी मिश्री कपास, तो मिस्र देश में पाई जाने वाली जो कपास होती है मिश्री कपास के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। अगर बात हो कि कितने वर्ष पुराना है, तो हम कह सकते हैं लगभग 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि भारत देश इसका जन्मदाता है, तो 5000 वर्ष पुराना ये लगभग माना जाता है। यूरोपीय देशों में पूछा जाए कि यूरोपीय जो देश थे वहाँ पर कब इसका प्रचलन हुआ या प्रारंभ हुआ यूरोपीय देशों में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी जो है श्रेष्ठ आंसर माना जाता है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में ये जो है उगाया जाने लगा था, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, और आप जानते हो जो छोटे रेशे होते हैं कपास के, दो तरीके के रेशे होते हैं, होते स्टेपल ही हैं लेकिन तब भी छोटे और बड़े में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। तो छोटे रेशे जो होते हैं वो आपके मात्र आधा से क्या होते हैं, आधा से आपके आधा से मतलब 1.5 इंच तक होते हैं, ठीक है, 1.5 इंच तक होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें जो बड़े रेशे होते हैं, या फिर कभी कभी आधा से 1 इंच भी मिल सकता है, तो वो होते हैं आपके कितने, 1.5 से कह सकते हैं हम 1.5 से कितने होते हैं, 2.5 इंच तक ये होते हैं, ठीक है, 2.5 इंच तक जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, क्रैम्पटन महोदय ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? कताई मशीन का आविष्कार किया था, कताई फ्रेम का आविष्कार किया था, या फिर कताई म्यूल का आविष्कार किया था, या फिर पावर लूम का? तो इन्होंने किया था कताई म्यूल का आविष्कार किया था क्रैम्पटन ने, ठीक है ना। क्योंकि कताई मशीन का तो हमने आपको कई बार बताया, हारग्रीव्स ने किया था आविष्कार, हारग्रीव्स ने किया था। कताई फ्रेम की बात करें तो ऑर्कराइट ने आविष्कार किया था, ऑर्कराइट ने, ठीक है, ऑर्कराइट ने किया था। और यहीं पर पावर लूम का आविष्कार कॉर्टराइट ने किया था। तो ये चीज़ें तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, आपको याद भी होंगी। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, कताई मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ था? 1759 मतलब 1759 में, 1764 1764 में, 1785 में, 1779 में। तो यहाँ पर ये होता है 1764 में, ठीक है। कताई मशीन का आविष्कार कब होता है? 1764 में होता है। और ये वही कताई मशीन है जिसका अभी हमने बताया था आपको, हारग्रीव्स ने जिसका जो है आविष्कार किया था, हारग्रीव्स ने जिसका आविष्कार किया था, ये वही वाली जो है कताई मशीन है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर जो हमने ये डाल रखे हैं ना, ये ऐसे बेकार से हमने ऑप्शन नहीं डाल रखे हैं। जैसे 1785 में क्या हुआ था, पावर लूम का आविष्कार हुआ था, पावर लूम का आविष्कार हुआ था 1784 में, जिसको अभी हमने बताया था क्रैम्पटन ने किया था, ठीक है ना। क्रैम्पटन महोदय ने किया था किसका आविष्कार, सॉरी ये तो कार्टराइट ने किया था, ठीक है, कार्टराइट, ओके, मैंने बताया भी था अभी ऊपर आपको, ठीक है। कार्टराइट ने किया था पावर लूम का आविष्कार, जो किया था 17
1785 में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को और मिल रहा है 1759, सॉरी जो बी ऑप्शन पे 1764 दिया है, यहाँ पर हारग्रीव्स ने जो था कताई मशीन का आविष्कार भी किया था और यहीं पर आर्कराइट महोदय ने जो था जो कताई स्पूल बनाया था उसका भी आविष्कार यहीं पर किया गया था, इसी में 1764 में कताई स्पूल का आविष्कार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों जैसी अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है? बीटलिंग, रेटिंग, रीपलिंग या उपयुक्त तो सभी। तो ये कहलाता है आपका रीपलिंग। और रेटिंग भी आपके किस में, लीलन में ही लीलन और जूट 2 में होती है बेसिकली। ठीक है, तो रेटिंग में क्या होता है, 4 तरीके से क्या होता है, तने को हटाने का प्रोसेस किया जाता है पानी के माध्यम से, मतलब पानी में क्या करते हैं, जो लीलन के वो तने होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे पानी में भीगे भीगे उसमें क्या होता है, तापमान होता है उसका एक, जिससे क्या होता है पानी तने जो होते हैं रेशे अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब ओस द्वारा गलाया जाता है। ओस में क्या होता है, ओस में छोड़ देने से सूरज की किरणें भी पड़ती हैं, बारिश होती है तो बारिश भी पड़ती है, ओस की बूंदें भी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो जिस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो रेशे होते हैं उसके बैक्टीरिया जो होते हैं पैक्टिन को खा लेते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी रासायनिक विधि से भी जो है गलाया जाता है। एक पॉबनेल प्रोसेस कहलाता है, जिसमें लकड़ी उकड़ी में जो होता है, जब लकड़ी में पानी भरकर किसी मतलब लकड़ी के बर्तन में पानी भरकर जब लीलन को गलाया जाता है तो उसको पॉबनेल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें करीब करीब 75 से 90 डिग्री तक तापमान पानी का रखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रीपलिंग होती है, सॉरी रीपलिंग नहीं, रेटिंग होती है 4 तरीके से, ये ध्यान रखिएगा लीलन पर। रीपलिंग में वही होता है जो ये बीज पत्तियाँ वगैरह अशुद्धियाँ हटाना, जो लीलन होता है जब उखाड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, पत्ते वगैरह, तो उन्हें हटाया जाता है हिला हिलाकर या मशीन के माध्यम से, तो इसे रीपलिंग कहते हैं। बीटलिंग भी आपके लीलन में ही होता है। इसमें क्या होता है, रेशे को चपटा करते हैं। ठीक है, चपटा करते हैं और चिकना भी हो जाता है रेशा। ठीक है, लीलन का। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, लीलन, अच्छा 2 क्वेश्चन यहाँ पर 4 5 गड़बड़ है, वो कोई नहीं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसकी जगह 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे देंगे। क्वेश्चन है 7, लीलन का पौधा प्राप्त होता है बीज से, पत्ती से, फ्लैक्स के पौधे से या फिर रीपलिंग से? तो लीलन का पौधा आपको बेसिकली फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है और एक तने वाला ये रेशा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रीपलिंग अभी हमने बताया इसका प्रोसेस है, तो ये आपको इतना पता ही चल गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 8, लीलन के रेशे का व्यास होता है 1.52, 1.252, 12 से 20 या फिर 14 to 18। तो यहाँ पर लीलन के रेशे के आपसे व्यास पूछा जा रहा है। सबसे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि 15 से 18 होता है। ठीक है, 15 से 18 होता है तो 14 से 18 दिया, तो डी ऑप्शन बढ़िया है। 12 से 20 तो कपास का होता है, आपको सभी को याद ही होगा, कपास का होता है। 10 से 50 किसका होता है, ऊन का होता है। ठीक है, सॉरी 50 होगा, 150 नहीं होगा, 10 से 50 ऊन का होता है। ओके, रेशम का 9 से 11 होता है, रेशम का 9 से 11 होता है, तो ये याद कर लेना। यहाँ पर 1.52 क्या है, घनत्व है, विशिष्ट घनत्व या फिर ग्रेविटी भी कह देते हैं इसको, किसका है, ये लीलन का है। 1.25 रेशम का है। ठीक है, रेशम का। अच्छा, ये 1.52 जो घनत्व हम कह रहे हैं ये लीलन का ही नहीं, ये कपास का भी है, रेयॉन का भी यही है 1.52। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कपास के रेशे की बाहरी सतह बनी होती है कॉर्टेक्स की, क्यूटिकल की, प्रोटीन की या काइटिन की? तो हम सभी जानते हैं क्यूटिकल की बनी होती है बाहरी परतें जो होती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? गोलाकार, किडनी के आकार के, कान के आकार का, या फिर सी ऑप्शन है, ए मतलब बी और सी दोनों, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा, क्योंकि किडनी के आकार या फिर कान के आकार का जो होता है ये दिखाई देता है, बेसिकली इस तरीके से दिखता है, तो ये कान के आकार या किडनी के आकार का होता है। क्वेश्चन है 11, ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं वनस्पति से, रेशों से, सन से या फिर जानवरों के बाल से? तो ऊन के तंतु हम किससे, जानवरों के बाल से प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से वह वस्तु जो विश्व की सबसे अधिक सूक्ष्म एवं बारीक कला में से एक है? पटोला है, मखमल है, मलमल है, टाई एंड डाई है? तो हम सभी जानते हैं मलमल है, जो माचिस की डब्बी में समा जाती है, अंगूठी से निकल जाती है, कपास के मतलब सूती रेशों से बनाई जाती है, तो ये एक मलमल की बात हो रही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, हम अपनी समस्त मशीनों, आश्चर्यजनक उपकरणों से इतना सूक्ष्म एवं बारीक वस्तु नहीं बना पाए जैसा कि ढाका का मलमल। ये कथन किसका है? विलियम जोन्स का है, वॉटसन का है, क्रेग एवं रस का है, या फिर हॉलैंड एवं सेडलर का है? तो बी ऑप्शन से होगा, ये कथन वॉटसन महोदय का है। किसके विषय में कहा है इन्होंने?
मलमल के विषय में कहा है, मलमल जो ढाका की है, ठीक है ना, उसी के विषय में कहा था कि इतनी बारीक होती है जो कि हम मशीन से भी नहीं बना सकते। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, ढाका की मलमल बनाई कब जाती है? वर्षा ऋतु में, नमी युक्त वातावरण में। ए और बी दोनों सही है, केवल ए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ढाका की मलमल होती है वर्षा ऋतु में बनाई जाती है, जिससे धागे कम टूटे और नमी युक्त वातावरण होता है बारिश के दिनों में, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है ढाका की मलमल 10 मीटर मलमल का थान तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? मतलब अगर ढाका की मलमल का 10 मीटर का थान तैयार करना है, क्योंकि ये काम हाथ से होता है, तो 2 माह का समय लगता है, 3 माह, 5 माह या फिर 8 माह। वही बहुत बारीक होती है, सूक्ष्म होती है, 5 महीने का समय मात्र 10 मीटर के मलमल को तैयार करने में लगता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, निम्न में से गलत कथन पहचानना है। रेशों के धागों के अलंकरण जामदानी कहलाता है। तिरछी लाइन की कढ़ाई को तिरछा कहते हैं। फलों के गुच्छे वाले नमूने को पन्ना हजारी कहते हैं। छोटे छोटे फूले वाले नमूने को फुलवार कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है गलत बताना है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि ये होता है तोरेदार, ठीक है। फलों के गुच्छे वाले नमूने तोरेदार होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन जो है यही गलत है और सभी सही है। रेशमी धागों का अलंकरण जामदानी कहलाती है। तिरछी लाइन से तिरछा डिजाइन बनती है, ओके। और फूलों के गुच्छा वाला गलत हो गया। छोटे जो फूल वाले नमूने होते हैं वो फुलवार कहलाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, निम्न में से फलों को पकाने में किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? एंथ्रोफोन व कैल्शियम कार्बाइड का, एसिटिलीन व ईथर का, एथिलीन व प्रोपाइन व एथेनॉल का, या फिर डी है उपयुक्त सभी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो आप लोगों को, सभी एक बार शेयर कर देंगे मित्रों को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कैसी तैयारी चल रही है ये भी बताना ना भूलिएगा। पेपर बिल्कुल सिर पर है, अब कोई समय बचा नहीं है। छीट छपाई का अन्य नाम क्या है? स्प्रे पेंटिंग, कैलिको प्रिंटिंग, बॉटिक प्रिंटिंग, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, कैलिको प्रिंटिंग को भी, प्रिंट को हम क्या छीट छपाई के नाम से जानते हैं। बॉटिक आप जानते हो जावा सुमात्रा की कला मानी जाती है। कहीं कहीं आपको जापान भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब ये 2-3 जगह ऐसे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर आप जो भी मिले उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। बॉटिक कला, मोम का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है, ओके। मोम द्वारा चित्रण करने की कोशिश किया जाता है, टिक द्वारा चित्रण भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, यात्रा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र उपयुक्त होते हैं रेयॉन के। अगर यात्रा में कहीं जा रहे हो तो कौन से वस्त्र उपयोगी होंगे? रेयॉन, नायलॉन, कपास, या फिर रेशम। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। जो रेयॉन होते हैं, सॉरी नायलॉन होते हैं, यात्रा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों में माने जाते हैं उपयोगी, ठीक है। तो यहाँ पर नायलॉन के विषय में अगर हम बात करें तो ये एक कैसा सिंथेटिक फाइबर, हम सभी जानते हैं इसको। और इसमें आकृति जो होती है, किस तरीके से इसमें आकृति को सेट किया जाता है, किस माध्यम से? हीट सेटिंग के द्वारा। ये पूछा जाता है कि जो नायलॉन के रेशे होते हैं उसमें किस माध्यम से इसके आकार को नियंत्रित किया जाता है, जो ये सिकुड़ता नहीं है, मतलब जैसे कि तैसा रहता है। धो पहनो, वेयर कहते हैं ना, वॉश एंड वेयर करो उसको, ठीक है। तो इस वजह से क्यों होता है? क्योंकि हीट सेटिंग इस पर कर दी जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नायलॉन है, तो ये रासायनिक यौगिक के कुछ समूह होते हैं, उनको दिया गया नाम है, ठीक है ना। जैसे कि नायलॉन 6, नायलॉन 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके मतलब एक समूह है ये, जिसको हमने नायलॉन नाम दे दिया है। अगर रिंग जो पूछा जाए इसमें किस का प्रयोग किया जाता है, तो एरोमेटिक रिंग का प्रयोग किया जाता है। एरोमेटिक रिंग का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये कुछ अलग चीज़ें बताई हैं, हालांकि आप सबको पता होगा, ये सब पढ़ा तो होगा, लेकिन जैसे होता है ना कि कैरोथर्स कौन है, उन्होंने इसका निर्माण किया, डॉक्टर बेलेस एच कैरोथर्स ने। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग कई बार पढ़ते हैं तो याद हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा मैंने अलग हटके चीज़ें बताने की कोशिश की। क्वेश्चन है 21, बर्लिप का अर्थ क्या होता है? बोरा होता है, रस्सी होता है, चटाई होता है, टोकरी होता है। तो ये बोरा होता है, बर्लिप का अर्थ आप सभी जानते हैं। अच्छा, जो ये रेसे होते हैं, पेड़ होते हैं इसके जूट के, उनकी लंबाई आपको कमेंट करनी है कितनी होती है? 4 से 6 फीट होती है या 3 से 4 फीट होती है? हमें कमेंट करके 3 से 6 फीट होती है, 4 से 6 फीट होती है, दोनों सही है, ये बताना है कमेंट करके। एक आपने इजरा का नाम सुना होगा। इजरा की स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी कोलकाता में, ठीक है। इसी से संबंधित इस पर स्टडी वगैरह कराई जाती हैं और रिसर्च वगैरह इस पर होती है। इजरा इंडियन जूट इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। इंडियन जूट इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन है 22, एक पॉइंट बराबर होता है 560, 840, 1000 मीटर या 1680। तो जो एक पॉइंट बराबर क्या होता है? 840 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, रेशम के लिए उपयुक्त रंग है डिस्पर्स, डायरेक्ट, अम्ल या फिर क्षारीय। तो इनमें सबसे बढ़िया अम्लीय रंग माना जाएगा रेशम के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? हेम्प को, जूट को, लीलन को, कॉयर को। तो यहाँ पर जूट के लिए हम जानते हैं स्वर्णिम तंतु के नाम
से जानते हैं। अच्छा, जूट के उत्पादन में अगर हम प्रथम राज्य की बात करें तो भारत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर कहें तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। प्रथम कौन है? भारत है, ये ध्यान रखिएगा। जो रेशे होते हैं मैं बता देती हूँ, रेशे होते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो 6 से 10 फुट तक लंबे रेशे होते हैं इनके। 10 फुट तक मतलब रेशे लंबे तो हैं, थोड़ा सही है, लेकिन काम में नहीं आते। काम में मतलब वस्त्र बनाने के काम में यहाँ पर नहीं आते। इसमें ब्लीच नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वर्ण रेशा है, बहुत कमज़ोर होता है, प्रकृति में सबसे कमज़ोर रेशा माना गया है। ब्लीच से क्या होगा, इसके रेशे जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। बहुत अच्छा अगर कोई मतलब जूट है तो उसकी जो होते हैं 14 से 15 फुट भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे ये 10 से 15 फुट की ही लंबाई इनकी जो देखो देखी गई है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। प्रथम कारखाना अगर पूछा जाए, प्रथम कारखाने की बात करें, प्रथम कारखाना जूट का कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 1859 में। 1859 में कौन थे? ये स्कॉटलैंड का एक व्यापारी था। स्कॉटलैंड का प्रथम कारखाना स्कॉटलैंड के एक व्यापारी ने खोला था, स्कॉटलैंड के व्यापारी ने खोला था। ये भी आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जो पौधे की लंबाई होती है, ठीक है, 6 से 12 फीट तक होती है, लेकिन अगर मीटर में बात करें तो मीटर में कितनी होती है? यहाँ पर पौधे की लंबाई 2.5 से 3 मीटर होती है, ठीक है, मीटर होती है। या फुट में 6 से 12 होती है, ना 4 से 6 होती है, ना 3 से 6 होती है। ये कपास की मैं बता रही थी आपको, मैंने सोचा क्लियर ही कर दूं, ठीक है। 6 से 12 फीट तक जो होते हैं इसकी पेड़ों की लंबाई होती है। ओके, तो यहाँ पर जो मिट्टी चाहिए होती है जूट के लिए वो कैसी चाहिए होती है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। ओके, समय कितना लगता है? एनुअल मतलब 1 वर्ष का समय लगता है इसकी खेती के लिए, 1 वर्ष का समय लगता है। जलोढ़ मिट्टी पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फरवरी से मार्च में इसकी फसल बोई जाती है। फरवरी से मार्च में क्या होता है? इसकी फसल बोई जाती है। फरवरी से मार्च में फसल बोई जाती है। इतना काफ़ी है, बढ़ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उत्तम रंजक कौन सा होता है? जीवहीन, एजोइक, एडवांस्ड या डिस्पर्स? तो पॉलिएस्टर के लिए सबसे अच्छा रंजक कौन सा होता है? डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्स रंजक जो होते हैं आपके पॉलिएस्टर हो गए या फिर सिंथेटिक फाइबर नायलॉन वगैरह हो गए, उस पर भी जो है ये सही रहते हैं। अच्छा, पॉलिएस्टर की अगर बात की जाए कि रचना कैसी होती है, मतलब अनुप्रस्थ काट में अगर पूछा जाए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में ये अनुप्रस्थ काट में किस तरीके का दिखेगा, तो आप कह सकते हो कैसा दिखता है? ये गोलाकार दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है, गोलाकार दिखाई देता है। यहीं पर अगर बात करें तो WH कैरोथर आप सभी जानते हो कि नायलॉन को किसने खोजा था? इन्हीं ने खोजा था, तो इन्हीं ने इसको भी खोजा है, ठीक है। WH कैरोथर्स ने ही पॉलिएस्टर को खोजा। पॉलिएस्टर से पहले किसको खोजा था? नायलॉन को। यहाँ पर इन्होंने इसका नायलॉन का आविष्कार जो है किया था। यहाँ पर मजबूती की अगर बात करें पॉलिएस्टर तो आप जानते हो सिंथेटिक फाइबर है, मजबूती तो इसमें पर्याप्त होगी, ठीक है, मजबूत होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग टेंसिटी बहुत अधिक होती है, आसानी से ये टूटने वाला रेशा नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर अगर इसी की पॉलिएस्टर की बात करें, पॉलिएस्टर तो डेक्रोन इसको कहा जाता है। कहाँ पर? इसको डेक्रोन के नाम से जाना जाता है, मतलब व्यावसायिक स्तर पर अगर पूछा जाए इसको क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे डेक्रोन नाम दिया गया है। व्यावसायिक स्तर पर इसको डेक्रोन के नाम से जानते हैं। डेक्रोन, पॉलिएस्टर को ही डेक्रोन कहते हैं व्यावसायिक स्तर पर। 1951 में ये नाम दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कब दिया गया? 1951 में ये नाम दिया गया। अच्छा, ब्रिटेन में इसको टेरिलिन नाम दिया गया, ठीक है, ब्रिटेन में इसी को टेरिलिन कहते हैं। तो कह सकते हैं ये ग्रुप है इसका, एक है ना, ग्रुप है टेरिलिन। ब्रिटेन में मतलब इसी पॉलिएस्टर रेशे को जो विकसित किया गया ब्रिटेन में, उसे टेरिलिन कहा गया। और व्यावसायिक स्तर पर हम इसको डेक्रोन के नाम से जानते हैं। व्यापारिक स्तर पर डेक्रोन नाम कब दिया गया? तो वो 1951 में ये जो है दिया गया। ओके, और इसमें चमक की बात करें तो अपनी इच्छा अनुसार आप जो है इसको चमक दे सकते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम रेशम है, ठीक है ना। तो ये इसे आप अपनी इच्छा अनुसार जो है चमक वगैरह प्रदान कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, रैपिटोजन डाई के नाम से किसे जानते हैं? नैप्थॉल को, कूल रंग को, एजो रंग को, उपर्युक्त तो सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इन सभी को क्या कहते हैं? नैप्थॉल, कूल रंग, एजो रंग, इन्हें हम ये सब क्या है? रैपिटोजन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं सारे शब्द, ठीक है। क्वेश्चन 27, नायलॉन का पुराना नाम क्या है? हेक्सामेथिलीन पॉलीमर या फिर पॉलीमर 66, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर पॉलीमर है, पॉलीमर 66 है, हेक्सामेथिलीन है, या फिर पता नहीं। तो यहाँ पर पॉलीमर 66 आपका, सॉरी, यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नायलॉन को पूछा जाए किस नाम से वर्गीकृत किया गया है, तो पॉलीअमाइड के नाम से वर्गीकृत किया गया है, पॉलीअमाइड के नाम से।
ठीक है, अमाइड के नाम से वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर बेलिस एच कैरोथर्स ने ही इसकी खोज भी की थी। आपको सबको ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। कहाँ किस कंपनी में ये काम करते थे, ये पूछा जाता है, किस कंपनी में ये काम करते थे जब इन्होंने इसका आविष्कार वगैरह इसके विषय में सोचा। तो ये EI, ठीक है, EI, ठीक है, ड्यूपॉन्ट कंपनी, ठीक है, ड्यूपॉन्ट कंपनी, ड्यूपॉन्ट डी, ठीक है, न्यूमरस एंड कंपनी में ये कार्यरत थे। न्यूमरस एंड कंपनी में ये क्या थे, कार्यरत थे। जब इन्होंने हेक्सामिथिलीन, ठीक है, ये हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों बनाए थे। आप जानते हैं नायलॉन का ये मतलब पॉलीमर या फिर ये नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ठीक है ना, 6 दोनों के अणु थे, ठीक है, तभी पॉलीमर 6 कहा गया, ठीक है। तो इसको 1935 में बनाया था सबसे पहले, ठीक है, 1935 में इसका जो है इसको बनाया था। और इसीलिए इसे उस समय क्या कहा गया, पॉलीमर 6 कहा गया, क्योंकि हेक्सामिथिलीन अकेले दिया है ना यहाँ पे, इसीलिए आंसर नहीं हुआ। जब इसे हेक्सामिथिलीन या फिर साथ में इसके क्या दिया होता है, एडिपिक एसिड, मतलब हेक्सामिथिलीन डायमीन और साथ साथ एडिपिक एसिड दिया होता तो वो आंसर सही हो जाता। तो इन दोनों को मिलाकर पॉलीमर 6 नाम दिया गया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको सी आंसर जो है माना है। बाद में इसी को पॉलीमर 6 को नायलॉन नाम लास्ट में दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके विषय में पूछा जाता है कि कौन सा नाम कब दिया गया, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। 1935 में ये बनाया गया था, ठीक है ना, बनाया गया था। हेक्सामिथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड का बनाया गया था 1935 में ये बनाया गया था। और पॉलीमर 6 इसको कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा। जनता में प्रचार इसका कब हुआ, सन 1938 में हुआ, ठीक है। 35 में बनाया जा रहा है और 38 में इसका क्या हुआ, प्रचार हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो 1940 में क्या हुआ, 1940 में हौजरी जो होते हैं किससे, नायलॉन वगैरह से ही बनते हैं। तो हौजरी है, हौजरी मतलब रेयॉन, नायलॉन इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो ये 1940 में हौजरी के रूप में वस्त्र बनने लगे, जो पूरे देश में काफ़ी लोगों ने पसंद किए और विक्रय होने लगे। और इनको जादुई रेशे के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, जादुई रेशे के नाम से, मैजिकल फाइबर के नाम से हम इसको जानने लगे। इतना काफ़ी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके और भी रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन है, डेक्रोन है, ऑरलॉन है, इसके कई रेशे होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, वस्तु का महत्व क्यों है, सुरक्षा की दृष्टि से, मानसिक व भावनात्मक मूल्यों के कारण, सामाजिक भूमिका का प्रदर्शन के कारण या उपयुक्त सभी। तो वस्तुओं का महत्व जो होता है सुरक्षा की दृष्टि से, मानसिक व भावनात्मक मूल्य और सामाजिक भूमिका प्रदर्शन, इन सभी के कारण होता है। क्वेश्चन है 29, भ्रूण का निर्माण निम्नलिखित किस परत से होता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म या फिर एंडोडर्म, कौन सी परत से भ्रूण का विकास होता है ये बताना है। तो यहाँ पर तीनों परतों में आपकी आंसर जो है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, मतलब तीनों ही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। भ्रूण का जो निर्माण होता है इन तीनों ही परतों से होता है। कोई भी एक परत खराब चलेगी तो पूरा भ्रूण विकसित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्टोडर्म कौन सी परत होती है, सबसे बाहरी परत को हम एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है ना। मीसोडर्म आप जानते हो मध्य परत को कहते हैं, मध्य परत को कहते हैं। और एंडोडर्म सबसे आंतरिक परत होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, सबसे आंतरिक परत को हम एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। तो आप बाहरी परत के नाम से आप समझ रहे होंगे, 3 परतों से पूरे विकास हो रहा है भ्रूण का। सबसे बाहरी परत कौन सी जो होगी वो क्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्वचा हो गए आपके, ठीक है, त्वचा हो गए, दांत हो गए जो आपको दिखते हैं, त्वचा है, दांत है, बाल है, नाड़ी मंडल है, ठीक है, इन सब का निर्माण, बाल, ठीक है, नाड़ी मंडल नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं। इन सब का निर्माण किससे होता है आपके, ठीक है, इन सब का निर्माण किससे हो रहा है, आपके बाहरी परत से होता है, ध्यान रखिएगा। मध्य परत से किसका निर्माण होता है, तो मध्य परत जो होती है आपकी, जो मध्य परत होती है उससे आंतरिक जो त्वचा होती है, ये बाहरी त्वचा हो गई, आंतरिक जो त्वचा होती है उसका निर्माण होता है, आंतरिक त्वचा का निर्माण होता है। मेनली ये ध्यान रखिएगा, आपकी मांसपेशियाँ इससे बनती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक त्वचा और मांसपेशियाँ का निर्माण होता है। जो एंडोस्पर्म होता है, इससे जो भी आपके आंतरिक अंग होते हैं, आपके आंतरिक कौन कौन से अंग होते हैं, वही फेफड़े होते हैं, हमारा यकृत होता है, पाचन तंत्र होता है, ठीक है ना, ये सभी ग्रंथियां होती हैं जो भी आंतरिक, इन सब का निर्माण कौन सा होता है, हमारी सी ऑप्शन जो लास्ट वाली परत से होता है। तो लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया भ्रूण का निर्माण किस परत से होता है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन, उपर्युक्त तो सभी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, निम्नलिखित में से किस परत से भ्रूण की त्वचा, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। सबसे पहले आपको पता है तो जो शिशु बच्चा जो होता है ना, जो बच्चा होता है जब उसका पेट में विकास शुरू होता है, जब स्त्री पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलता है, का निषेचन होता है, निषेचन के बाद फैलोपियन ट्यूब में बच्चा जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब से मतलब निषेचन के बाद कहाँ जाता है, आरोपण होता है गर्भावस्था में, ठीक है, आरोपण होता है गर्भावस्था में। जब ये प्रोसेस से गुजरता होता है तो 3 तरीके की 3 अवस्थाओं से गुजरता है। एक होती सबसे पहले बीजावस्था, ठीक है, बीजावस्था होती है जो हम कह सकते हैं कब की होती है,
0 से 2 सप्ताह की अवस्था होती है, ठीक है, 2 सप्ताह की अवस्था होती है। यहीं पर जब आती है भ्रूणावस्था जिसको हम कहते हैं एम्ब्रोयनिक पीरियड, बीजावस्था को कहते हैं जर्मिनल पीरियड। तो जो भ्रूणावस्था होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है, ये 2 सप्ताह से आपके 2 माह के लिए चलता है, 2 सप्ताह से 2 माह के लिए चलता है, ठीक है। और लास्ट होता है फिटस पीरियड जो कि गर्भावस्था होता है, जो आपके 3 माह से हम कह सकते हैं जन्म तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस परत से भ्रूण की त्वचा, दांत, बाल, नाड़ी मंडल का विकास होता है। अभी हमने आपको बताया था एक्टोडर्म जो आपकी सबसे ऊपरी परत होती है, एक्टोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म जो बाहरी परत होती है, त्वचा, बाहरी परत क्या है, त्वचा है, बाल है ना, ये सब चीज़ें, इनका विकास होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 31, यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। और भी देख लो, अभी हमने आपको अभी बताया था मीसोडर्म से क्या होता है, मांसपेशियों का या और आंतरिक त्वचा का निर्माण होता है। एंडोडर्म से आपके आंतरिक अंग जो होते हैं, फेफड़े, यकृत, गुर्दा, ये जो किडनी विडनी सबका निर्माण होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। भ्रूण अवस्था, बीजावस्था, गर्भावस्था या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर निर्माण नहीं होता, क्या होता है, विकास होता है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में विकास होता है क्योंकि बीजावस्था में जो होता है अंडाणु शुक्राणु मिलता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। भ्रूणावस्था में अंगों का निर्माण हो जाता है लगभग, और यहाँ पर गर्भावस्था में क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। उन्हीं अंगों का जो अंग बन गए उनका विकास मतलब विकसित होते हैं वो अंग, ठीक है। क्वेश्चन है 32, बाल विकास की तीसरी अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बचपनावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो हरलोक महोदय ने कम से कम 11 अवस्था बताई हैं, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास की तीसरी अवस्था कौन सी होगी, तो हम बाल विकास की तीसरी अवस्था कौन सी बताएंगे, शैशवावस्था को, भ्रूणावस्था को, बचपनावस्था को या फिर बाल्यावस्था को। यहाँ पर जो हमारे हिसाब से भ्रूणावस्था से तो जो है कोई भी आपका लेना देना है नहीं, आंसर होगा सी ऑप्शन बचपनावस्था। क्यों, सबसे पहले होगी गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था के बाद आपकी होगी शैशवावस्था, और शैशवावस्था को आप नवजात अवस्था के नाम से भी जानते हो। फिर उसके बाद होती है बचपनावस्था जो कि होती है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है, तीसरे वर्ष 3 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष, ओके, 6 वर्ष की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, शैशवावस्था की, जो नवजात अवस्था होती है, तो ये बात हरलोक ने जन्म से 2 सप्ताह की मानी है, जन्म से 2 सप्ताह, ठीक है, 2 सप्ताह की अवस्था मानी गई है हरलोक के द्वारा। जो शैशवावस्था होती है इसी को नवजात कहा है उन्होंने, ओके। और गर्भावस्था तो होती ही 9 माह की है। और बाल्यावस्था भी जान लो क्योंकि हरलोक के हिसाब से प्रश्न में पूछा जाता है। अगर बात करें बाल्यावस्था तो 6 से 12 होती है, 6 से 12 में 2 अवस्थाएं बांटी गई। पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी 2 से 6 वर्ष मानी गई है, 6 से 12 नहीं होगा यहाँ पर, जो होगा 2 से 12 वर्ष, ठीक है, 2 से 12 वर्ष, ओके, 2 होगा 2, फिर 2 से 6 वर्ष, ओके, और 6 से या फिर 7 से 12 वर्ष कह सकते हो, है ना, 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन है यहाँ पर 33, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में देखो, सबसे पहले बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था, उससे पहले कौन सी अवस्था आती है, बचपनावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर वयसंधि अवस्था। तो वयसंधि अवस्था जो होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को मिलाती है, उसका सेतु का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपकी ये मात्र 1-2 वर्ष की अवस्था होती है, या तो 13 से 14 वर्ष की होती है, 12 से 13 वर्ष की। डी ऑप्शन यहाँ पर ये वही एज है, प्यूबर्टी एज जहाँ पर जो होता है एक बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं किशोर की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, किशोरावस्था की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषता नहीं है, सामाजिकता, कामुकता, समायोजन, निम्न में से कोई नहीं। किशोरावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, भाई कामुकता भी होता है, ठीक है, समायोजन की अवस्था भी कहलाती है। नहीं, समायोजन की अवस्था तो आपकी जो नवजात अवस्था होती है जब पैदा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। सामाजिकता भी होती है, समायोजन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर समायोजन की अवस्था ये नहीं कहलाती है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा। जो किशोरावस्था होती है अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस, मतलब सबसे पहले तो याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के कौन से एडोलेसेंस शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण होता है। लेकिन ये जो मेनली अगर पूछा जाए अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि ये लैटिन भाषा के निकले के शब्द से है। लैटिन भाषा के ये एडोलेशियर शब्द से जो है निकला है, ठीक है। एडो लश्कर भी बोला जाता है कहीं कहीं इसको, एडो लश्कर, ठीक है ना, और कहीं कहीं एडोलिशियर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एडोलेस्कर या फिर एडोलिशियर,
ओके, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, अग्रसर होना, ठीक है, और बढ़ना, ओके, अग्रसर होना इसका अर्थ होता है। ओके, तो अवस्था जो है आपकी लगभग 13 से 21 वर्ष तक की ये मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यौनिक परिपक्वता जो हो गई, मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है देखे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 35, निम्नलिखित में से विकास किस क्षेत्र में से विकास किस क्षेत्र है, विकास के क्षेत्र हैं, ठीक है, किस नहीं के क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त, तो तीनों, तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी विकास के क्षेत्र हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 36, निम्नलिखित में से पैसा, प्रश्न में थोड़ा सा एरर हो गया, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में, ठीक है, किस शताब्दी में गृह विज्ञान महत्वपूर्ण विषय बन गया, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, 20वीं शताब्दी में जो था गृह विज्ञान जो था महत्वपूर्ण विषय नारी शिक्षा के लिए के क्षेत्र में बन गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है समय बिल्कुल सही आंसर सही होगा, ठीक है, 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन 37, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव कब हुआ, 1954, 1952, 1953 या फिर 1954, तो ये हुआ था आपके 24 मई, ठीक है, 24 मई 1954 में, ठीक है, सॉरी 1954 में हुआ था, ठीक है। तो 1954 कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, 24 मई 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रादुर्भाव को बढ़ावा देने हेतु सहायता किसने की थी, USAID, यूसेड मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, या फिर बी है यूनाइटेड स्टेट्स TCM ने, या फिर फोर्ड फाउंडेशन ने, या डी है ऑल ऑप्शन से होगा। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जब प्रादुर्भाव हुआ था कब हुआ था, अभी हमने बताया था 24 मई 1954 में हुआ था, 24 मई 1954 में हुआ। लेकिन इस जो ये शुरू हुआ क्यों, क्योंकि एक समय हम आपने सुना होगा उनका नाम श्रीमती मुथु लक्ष्मी जी थी, या फिर आपके और भी आते हैं श्रीमती बॉपलेट आल्वा है। इन लोगों ने पहले के समय में कई बार प्रयास किया होम साइंस विषय को लाने को, तो लोगों ने इनकी बात ही नहीं सुनी, ठीक है, इनके मतलब विरोध कर दिया। महिलाओं ने खास तौर से विरोध किया कि होम साइंस जैसे विषय की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ 1954 में, तो इसको कुछ लोगों ने सहायता किया, वो यूसेड ने भी क्या, यूनाइटेड स्टेट को ही क्या कहते हैं, यूसेड पे पहले के समय में इसे यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता था, यूसेड को, ठीक है ना, जिसकी अभी हमने फुल फॉर्म बताई क्या, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और फोर्ड फाउंडेशन, मतलब इन दोनों ने इसके लिए सपोर्ट किया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा मुंह सूख रहा है मेरा कुछ ज़्यादा, तो आवाज़ नहीं आ रही। क्वेश्चन है 39, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों में 1956 तक कितने होम साइंस विंग्स खोले गए। जब होम साइंस में पहले स्कूल कॉलेज तो थे नहीं, लेकिन भाई प्रशिक्षण तो देना था, तो इसके लिए कुछ विंग्स बनाए गए थे। तो ये कितने खोले गए थे, 1956, तो शुरुआत में बताने कितने खोले गए, 27, 28, 29 या 34, तो 27 खोले गए थे। अच्छा, 34 से कुछ याद आया, फिरका, सबसे पहले जो मद्रास में फिरका योजना आपकी 1955 में चली थी, ठीक है, 1945 में, ठीक है, 1945 में इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले 34 गाँवों में फिरका का मतलब ही गाँव से था, ठीक है, 34 फिरकों में चली थी ये योजना, ठीक है, फिरका विकास योजना, तो मद्रास में चली थी। तो याद आया होगा आपको, अभी हमने कल ही परसों में ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 27 जो है यहाँ पर होम साइंस विंग्स खोले गए थे स्टार्टिंग में, बढ़ते और ये 1956 की बात है, बढ़ते गए बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में 27 ही खोले थे। क्वेश्चन है 50, प्रत्येक ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर में कितनी मुख्य प्रशिक्षिकाएँ जो हैं नियुक्त की जाती हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर बात करें मुख्य प्रशिक्षिका की, तो जो मुख्य प्रशिक्षिका होती है वो एक ही होती है, बकाया इसकी सहायक प्रशिक्षिकाएं होती हैं कुछ, ठीक है, जो सहायक कार्यकर्त्री होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है, सहायक कार्यकर्त्री या सहायक प्रशिक्षिकाएं 3 होती हैं और मुख्य एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, प्रारंभ में, ये आज मैंने प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन प्रसार शिक्षा की बुक से कुछ अलग हटके बनाए, रोज़ हम वही चीज़ें सॉल्व कर रहे थे, तो हमने थोड़ा हटके बनाए, क्वेश्चन का पता नहीं है ना बुक से कहाँ से पूछ लें। क्वेश्चन है 41, प्रारंभ में सेविकाओं होगा कि को प्रशिक्षण प्रदान
किया गया था? सबसे पहले जब ये योजनाएं आई तो कहाँ ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया? इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बड़ौदा में भी है, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर में। कोई भी ये मत सोचिएगा ये प्रश्न ग्राम सेविका के पेपर में ही आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। होम साइंस में प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें हैं और ये हमें उनसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये ग्रामीण जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। सी है ए और बी दोनों, डी है केवल ए, तो यहाँ पर सी होगा आंसर सही, क्योंकि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बड़ौदा में, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट में भी, ट्रस्ट में मुख्य तौर पर यहाँ पर शिक्षा जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 42, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कितनी प्रशिक्षिकाओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अमेरिका मतलब यूएसए भेजा गया? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो प्रारंभ में 4 महिलाओं को जो था प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश मतलब अमेरिका में भेजा गया, ठीक है, 4 लोगों को। बकाया जो अधिकांश जो सहायक प्रशिक्षिकाएं थी उन्होंने कहाँ से हासिल की मतलब प्रशिक्षण? लेडी इरविन कॉलेज से हासिल किया, ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज से हासिल किया, या फिर हम कह सकते हैं कस्तूरबा ग्राम से हासिल किया, कस्तूरबा, ठीक है, ग्राम इंदौर, ठीक है, इंदौर से हासिल की मतलब यही प्रशिक्षण कार्य, या फिर लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र में प्राप्त किया। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, विस्तार निदेशालय एक्सटेंशन जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन डायरेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके अधीन रहता है? ठीक है, विस्तार निदेशालय जो एक्सटेंशन डायरेक्टर में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किसके अधीन रहता है? एक्सटेंशन कमिश्नर, प्रचार कार्यकर्ता, सहायक कार्यकर्ता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ये होगा एक्सटेंशन कमिश्नर के हाथ में रहता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, व्यावहारिक पोषण आहार ENP कार्यक्रम आरंभ किसकी सहायता से किया गया था? फाओ के, यूनिसेफ के, WHO के, उपर्युक्त सभी के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो WHO है ये 1948 में आता है, आपके यूनिसेफ कब आता है? जो यूनिसेफ है आपके 1946 में आता है, और फाओ कब आता है? 1945 में आता है, ठीक है। तो इसी के इसमें जो होता है ANP की स्थापना इन तीनों के सहयोग से किया गया। अब आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है इसके विषय में हमें ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये कब आया, ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए, ठीक है, ये कब आया ये आपको बताना। क्वेश्चन है 45, अखिल भारतीय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1925 में। तो अखिल, यहाँ पर प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1930 में अखिल भारतीय समिति की, क्योंकि अखिल भारतीय का जो प्रथम अधिवेशन था, ठीक है, अखिल भारतीय जो भारतीय का जो जो महिलाओं से संबंधित अधिवेशन चल रहे थे वो सबसे पहले अखिल भारतीय महिला अधिवेशन पूछा जाए प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1927 में। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था, ठीक है, पूना में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1928 में, 1928 में हुआ था, जो कि आपके हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हुआ। और यहाँ पर ही क्या हुआ था? जो महिलाओं की शिक्षा के लिए फंड की आवश्यकता थी, ठीक है, तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना जो की गई वो आपकी इसी अधिवेशन में चर्चा की गई थी जो 1928 में दिल्ली में हुआ, और जिसमें ये चर्चा की गई कि अगर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है, गृह विज्ञान विषय को बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा धन हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो उसके लिए महिला शिक्षा निधि की स्थापना भी की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर महिला शिक्षा निधि की स्थापना भी स्पेशली तो आंसर नहीं दिया, कब दिया गया मतलब हुई, वो भी लगभग 1928 में ही होगा, क्योंकि इसी में इसकी विषय में बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आंसर क्यों सही है क्योंकि अखिल भारतीय समिति पूछी जा रही है कब स्थापना हुई, तो समिति 1930 में आई थी। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, बर्तनों का वर्गीकरण किया जा सकता है 2 आधार पर, 3 आधार पर, 4 आधार पर, या 5 आधार पर? तो बर्तनों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर कर सकते हैं। 46 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 47, किचन अटेंशियल किसकी पुस्तक है? एलिजाबेथ बेवरिज की, पीट एवं थाई की, निकिल एवं डॉर्सी का, या ग्रॉस एवं कैंडल की? तो किचन अटेंशियल जो पुस्तक वो पीट एवं थाई की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अच्छा, किचन को हृदय मतलब घर का हृदय किसने कहा है? किचन रसोई को घर का हृदय किसने कहा है? ये कोई हमें कमेंट करके बताएगा, ठीक है ना। और उनकी एक डेफिनेशन और बहुत पॉपुलर है, तो अगर चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। एलॉय क्या है? धातु है, मिश्रित धातु है, स्टेनलेस स्टील है, या टेफ्लॉन की परत है? टेफ्लॉन की परत तो आप जानते हैं नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उन पर लगाई जाती है ना, नॉन स्टिक बर्तनों पर लगाई जाती है, स्टिक बर्तन पर बर्तन की परत है ये,
ठीक है, बर्तन पर लगाई जाने वाली परत है। तो एलॉय हम कहते हैं मिश्रित धातु का, जैसे पीतल है, ठीक है, मिश्रित धातु है, ठीक है, एल्यूमिनियम है मिश्रित, तांबा है मिश्रित धातु है, तो इन्हें हम क्या एलॉय के नाम से जानते हैं। जैसे हमने आइवरी एक अलग शब्द बताया था, ऐसे एलॉय याद रखिएगा। आइवरी क्या है, किसी को याद है कमेंट में बताना, हमने मैनेजमेंट में बताया था आइवरी, ठीक है। क्वेश्चन है 49, क्रोमियम तथा निकिल के मिश्रण से बनती है स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम। क्रोमियम तथा यहाँ पर आपको किसके, निकिल के मिश्रण से बताना है क्या बनता है। ये होगा आपका स्टेनलेस स्टील, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा घरों में किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है सर्वाधिक प्रयोग होने वाला बर्तन है, बहुत ईजी है इसे साफ करना, ओके, बहुत आसान है इसका रख रखाव, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है क्रोमियम तथा निकिल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, और ये स्टेनलेस स्टील का प्रश्न पूछा जाता है तो क्रोमियम तथा निकिल याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, रसोई घर के लिए बर्तनों का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। मजबूती तथा उपयोगिता, बनावट तथा सफाई में आसान, सुंदरता तथा कार्यक्षमता, उपर्युक्त सभी। आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने इतने ही क्वेश्चन में 50 में ही लगभग सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन थोड़े थोड़े कवर कर लिए। आपने ये चीज़ देखी, शायद न्यूट्रिशन साइंस के रह गए, ओके, बकाया हमने सभी क्वेश्चन 50 में ही कंप्लीट कर लिए। मतलब इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया कि आपको 50 में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल गए, और वो भी अच्छे वाले प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो यहाँ पर आपका हम कहेंगे जो रसोई घर के लिए बर्तनों का चुनाव करते हैं हम लोग, तो क्या मजबूती और उपयोगिता सबसे पहले देखते हैं, और बनावट और साफ सफाई। पहले के समय में कुछ बर्तन ऐसे आते थे जिनमें बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई होती थी, फिर वो एक समय बाद उनमें, एक तो पहले चूल्हे पर खाना बनता था तो इतने काले हो जाते थे, उन डिज़ाइन में वो चीज़ें भर जाती थी। धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, विदेशों में बहुत सारी रिसर्च हुई, तब लोगों को, अब देखिएगा बर्तनों में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होती है, ऐसी डिज़ाइन होती, पहली बात तो गैस पर खाना बनाते हैं तो इतना गंदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदरता तथा कार्य क्षमता में भी आसान हो, जैसे कि पहले सारे खाने कैसे बनते थे हमारे देश में, तो आज भी भगोनों के ऊपर प्लेट नहीं होती है टाइट, ठीक है, पतीलों के ऊपर प्लेट नहीं होती है टाइट, जिससे खाना बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन कुकर में देखो टाइट ढक्कन होता है ना, तो जिससे क्या है, तो ये कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है ना। हमारे यहाँ क्या होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बर्तनों में हैंडल ही नहीं होता है, भगोने में किसी में हैंडल होता है, नहीं होता। अब विदेशों में देखोगे लगभग बर्तनों में हैंडल लगा होता है, जिससे आराम से आप उठाकर उसे नीचे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हर बर्तन में क्या होता है, हमें सहारा लेना पड़ता है कपड़े का, एक नॉन स्टिक बर्तन को छोड़ दो, ठीक है। और अब हम लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं तो बात अलग है, नहीं तभी तक ऐसे आते थे कि चिमटे से ही उठाकर रखना पड़ता था। तो ये सब कार्य क्षमता पर हमारे प्रभाव डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, किताबी भाषा भी आप मान सकते हो, सारी चीज़ें मैंने पढ़ के समझी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम एंड करते हैं, क्लास को कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। एक बार चैनल को सभी लोग मित्रों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। देखिएगा 125 की ही सीरीज थी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भाई इतना समय जो है लगता है 125 की बिना एक्सप्लेनेशन, मैं चाहती हूँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सीधे सीधे आपको आंसर कराऊंगी, लेकिन भाई होता है ना, ये लगता है कि ऐसे क्या फ़ायदा है पढ़ाने का, तो हमारी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे मुंह से निकलने लगती है, ठीक है। तो हमारा फिर समय चला जाता है ज़्यादा, ओके। अब क्योंकि हमें पता है हम 125 प्रश्न करा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने 50 पर ही छोड़ दिया है क्लास को। कल करेंगे आगे के क्वेश्चन। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।